हेलो गाइज, ये हिस्ट्री के टॉप एमसीक्यू है इस वीडियो में। और इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है वारेन हेस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वारेन हेस्टिंग के प्रशासनिक या न्यायिक सुधार में क्या क्या शामिल था। पहला ऑप्शन है कलकत्ता में एक राजस्व बोर्ड की स्थापना, दूसरा है जमींदारों के न्यायिक कार्यों को समाप्त करना, और तीसरा है भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति आपराधिक मामलों में करना। तो ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन के हिसाब से आप देखिए कि ये तीनों का तीनों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। देखिए, एक राजस्व बोर्ड की स्थापना इसने किया था कलकत्ता में, ये बिल्कुल सही है। देखिए, इसने राजस्व के क्षेत्र में भी सुधार किया था और इसने सुधार किया था सभी क्षेत्रों में, वाणिज्यिक सुधार भी किया था और न्यायिक सुधार भी किया था, प्रशासनिक सुधार भी किया था। जो कोषागार था, जो ट्रेजरी था, वो पहले मुर्शिदाबाद था और उसको लेकर के कलकत्ता लेकर के चला आया था, उसे कलकत्ता लेकर के चला आया था। जमींदारों को न्यायिक कार्य की जो है वो समाप्त भी कर दिया था। न्यायिक कार्यों को पहले जमींदार न्यायिक कार्य भी करते थे, उनको वह भी ऑटोनॉमी दी गई थी, लेकिन इसने उनका वो अधिकार जो है वो छीन लिया। और देखते हैं कि भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति आपराधिक न्यायालयों में कर दी, ये बिल्कुल सही है। उसने क्या किया था कि न्यायालयों के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों को शामिल किया था, ताकि दोनों अपने अपने धर्म के हिसाब के कानूनों की जानकारी रखते थे। इसके अलावा जो वारेन हेस्टिंग है, ये कंट्रोवर्शियल गवर्नर जनरल के रूप में यहाँ पर काम किया था। और इसके बारे में हमें जानते हैं कि इसे भारत के बाद वहाँ पे बुला लिया गया था ब्रिटेन में, और इस पर इम्पीचमेंट लगाया गया था और इसे हटाया गया था। इसके अलावा इसके बारे में जानते हैं कि इसका जो रवैया था वो गवर्नर के प्रति ठीक नहीं था, और नवाब के प्रति ठीक नहीं था, और इसने नवाब से बदसलूकी भी किया था। उनका जो 32 लाख नवाब का जो पेंशन हुआ करता था उसे घटा के 16 लाख कर दिया था। इसके अलावा जो मुगल शासक थे, जो दिल्ली के बादशाह हुआ करते थे, उनकी जो ज़मीन थी, उनको जो संपत्ति ज़मीन दिया गया था 1765 के इलाहाबाद संधि के द्वारा, जो कड़ा इलाहाबाद का क्षेत्र, उसको वो उनसे छीन कर और अवध के नवाब को बेच दिया और उससे पैसा ले लिया। तो इस तरीके से इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ आंसर जो आपका होगा वो तीनों का तीनों हो जाएगा और डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि भारत के आज़ादी के समय कौन जो है वो वायसराय थे। तो आइए देखते हैं। तो लॉर्ड वेवेल ऑप्शन है, माउंटबेटन ऑप्शन है, गोपालाचारी और लिनलिथगो है। तो देखिए, इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माउंटबेटन। लॉर्ड वेवेल प्लान भारत में आया था, जो असफल हो गया था क्योंकि जिन्ना के कारण। जिन्ना कहते थे कि मुस्लिम जो कैंडिडेट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग के द्वारा ही भेजे जाएंगे, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया और लॉर्ड वेवेल ने भी उसकी बात को नहीं मानी, इसीलिए ये असफल रह गया। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में हम जानेंगे कि यह एक रॉयल फैमिली, ब्रिटेन के रॉयल फैमिली से ये बिलोंग करता था, रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था। और जो इसकी नियुक्ति है, ये रॉयल नेवी ज्वाइन किया था, रॉयल नेवी ज्वाइन किया था। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये भारत में लास्ट वायसराय था, लास्ट वायसराय था। 1947 में वायसराय का पोस्ट खत्म हुआ और जब भारत आज़ाद हुआ तो फिर इसका गवर्नर जनरल के रूप में इसको अपॉइंट किया गया, राइट। और ये फिर वापस ब्रिटेन जाता है। और याद रखिए कि ब्रिटेन के जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था, मतलब ऊपरी सदन था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स था, ये उसका मेंबर था, ये उसका मेंबर था। इसकी वाइफ का नाम एडविना था, जो इससे पहले डेथ हो गया था उसका। और लॉर्ड माउंटबेटन का जो डेथ हुआ था वो बोटिंग करते समय हुआ था। आयरलैंड में ये बोटिंग कर रहा था और वहीं पे उस बोट में बॉम्ब रख दिया गया था इसे मारने के लिए, और उसी बॉम्ब से जख्मी हो गया। इसका पैर पूरी तरह से ख़त्म हो गया, झुलस गया, और ये किनारे आते आते इसको मछुआरों ने पकड़ कर किनारे लाया और आते आते मर गया। इस तरीके से इसका मर्डर हुआ था, यानी कि इसका असैसिनेशन हुआ था। अब आते हैं हम लोग आगे। तो और ये देखिए, ये जो राजगोपालाचारी हैं, ये आपको पता है कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हैं, और ये लॉर्ड लिनलिथगो हैं। काफ़ी लंबा भारत में 8 साल इनका कार्यकाल रहा है। क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग। जेम्स एंड्रू रैमजे किस गवर्नर जनरल का नाम था। तो इसका आप जानते हैं कि ये लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड डलहौजी का ही यह नाम था। लॉर्ड कैनिंग के बारे में जानते हैं कि लॉर्ड कैनिंग जो था वो 1857 की घटना हुई थी, और लॉर्ड कैनिंग जो भारत का प्रथम वायसराय बना था।
राइट। इससे पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे। गवर्नर जनरल कब होंगे? जब ब्रिटेन के शासन का, वहाँ के क्राउन का डायरेक्ट अगर कहीं शासन होगा तब वाइसराय पोस्ट हो जाएंगे, और अगर डायरेक्ट नहीं होगा तब गवर्नर जनरल होंगे। तो इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद डायरेक्ट क्राउन के हाथ में भारत का जो है रूल चला गया था, इसीलिए वाइस रॉय किया गया था। रॉय मतलब रॉयल होता है। अब लॉर्ड कर्जन के बारे में हम जानते हैं। लॉर्ड कर्जन ने इसके समय बंगाल पार्टीशन हुआ था, बंगाल पार्टीशन, उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट के बाद एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो पूरी तरह से कांग्रेस पे हावी हो गए थे। आगे चल करके एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में झगड़ा हो गया था, और ये 1907 में बफरकेट यानी कि दोनों के बीच में मतभेद हुआ था और कांग्रेस बढ़ गया था, राइट। अब देखते हैं हम आगे लॉर्ड मियो के बारे में। लॉर्ड मियो के बारे में जानते हैं कि इसे जो है अंडमान निकोबार में इसे मार दिया गया था। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर कि तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध जो है वो किससे संबंधित है। तो देखिए, तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है, क्योंकि हेस्टिंग का जो टाइमिंग है वो है 13 से 23 तक का जो टाइमिंग है, इसीलिए यही सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऐसे आपको पता होना चाहिए कि 3 युद्ध हुआ है मराठों के साथ, है ना। 3 युद्ध हुआ है मराठों के साथ। पहला जो हुआ है युद्ध वो हुआ है 1775 से लेकर के 82 तक, और जो दूसरा हुआ है वो हुआ है 1803 से लेकर के 1805 तक, और जो तीसरा हुआ है वो हुआ है 1807 से लेकर के 1817 से लेकर के 1819, और हेस्टिंग का जो टाइमिंग है वो है 1813 to 23, इसलिए लॉर्ड हेस्टिंग इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की गई। तो हम जानते हैं इसके बारे में, ये है विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक के काल में ही अंग्रेजी शिक्षा शुरू की गई थी। 1813 में सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा या कंपनी के द्वारा 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई एजुकेशन पे खर्च करने के लिए, शिक्षा पे खर्च करने के लिए। लेकिन आगे चलकर इस पे काम बहुत दिनों तक नहीं किया गया, और फिर आगे चल करके इस दिशा में प्रयास किया गया, और किस तरीके से सिलेबस होना चाहिए, कैसे पैसे खर्च किया जाए, इसके लिए एक कमीशन बनाया गया, कमेटी बनाया गया, और इस क्षेत्र में लॉर्ड मैकॉले ने काम किया है, और उसने इंग्लिश एजुकेशन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है। तो आइए देखते हैं हम लोग। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है वो जस्टिस रनाडे, इसका सही आंसर हो जाएगा। जस्टिस रनाडे ही इससे संबंधित है। बाकी आप देखते हैं फिरोज शाह मेहता है। तो फिरोज शाह मेहता जो थे वो मॉडरेट लीडर से हैं। फिरोज शाह मेहता कांग्रेस के उदारवादी नेताओं में शामिल है। बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो उग्रवादी नेताओं में शामिल हैं। दयानंद सरस्वती जो हैं वो ये शुद्धि आंदोलन चलाए थे, और इनका आर्य समाज इनकी संस्था है। आर्य समाज याद रखना है। इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। इनका मूल नाम था वो मूल शंकर नाम था इनका वास्तविक नाम। और देखते हैं डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जस्टिस रनाडे किए थे। जस्टिस रनाडे के साथ साथ गोपाल गणेश अगरकर भी थे। इनके अलावा इनके सामने महादेव बल्लाल नाम जोशी भी थे। महादेव बल्लाल नाम जोशी भी इसमें शामिल थे, और भी थे, वीएस आपटे भी थे इसमें। ये लोग मिलकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि नेहरू लियाकत समझौता किस वर्ष हुआ था। नेहरू लियाकत समझौता जो हुआ था
वो देखिए, लियाकत अली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और नेहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, दोनों के बीच में हुआ था, 1950 में हुआ था। और ये इसलिए हुआ था, आपको पता है कि भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत को आज़ादी का जो उपहार के साथ साथ विभाजन का दंश भी झेलना पड़ा था, और दोनों देशों के बीच में कट्टरता बड़ी ज़बरदस्त चल रही थी, और हिंदू मुस्लिम दंगा भी बहुत हुआ था, और इसमें अली जिन्ना ने खलनायक की भूमिका निभाई थी, और दंगा बड़े व्यापक स्तर पर चल रहा था, लाखों की संख्या में जाने जा रही थी। तो इन दोनों ने आगे चल करके देखें कि लगातार रुक ही नहीं रहा था, तो ये एक अकॉर्ड हुआ था। अकॉर्ड का मतलब एक संधि हुई थी, और कहा गया था कि हम अपने अपने देश में अल्पसंख्यों की हितों की रक्षा करेंगे, मिनॉरिटी की हितों की रक्षा करेंगे। भारत बखूबी इसको निभाया, और आज तक अल्पसंख्यों के हित में कदम उठाए जाते हैं, किसी तरह का भेदभाव नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में ये बात बिल्कुल वहाँ फॉलो नहीं किया गया, और वहाँ से अल्पसंख्यक लगभग समाप्त हो गए, किसी तरीके के राइट्स भी वहाँ उनको नहीं है, और राइट्स हैं भी तो काफ़ी उसको डाइल्यूट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन आते हैं। देखिए, 22 अक्टूबर 1937 को वर्धा शैक्षणिक सम्मेलन में को आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में कौन सा प्रस्ताव पारित नहीं किया गया? देखिए, गांधी जी की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी इस वर्धा सम्मेलन में। और देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर 7 साल निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। दूसरा है, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, बिल्कुल सही। तीसरा है कि इन 7 वर्षों के दौरान शिक्षा भारत के प्राचीन गौरवशाली इतिहास पर केंद्रित होना चाहिए। ये गलत है, प्राचीन गौरवशाली की बात यहाँ पर नहीं हुई थी, बल्कि अनिवार्य शिक्षा की बात हुई थी सभी बच्चों को। और इस व्यवस्था के द्वारा पारिश्रमिक अर्जित कर पाएंगे, बिल्कुल यह भी था। तो इसलिए आंसर जो हमारा है वो ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? देखिए, BHU बिल्कुल 1915 में, और पता है कि इसका पहले नाम क्या था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज इसका पहले नाम था, सेंट्रल हिंदू कॉलेज इसका नाम था। और एनी बेसेंट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, एनी बेसेंट के द्वारा स्थापना की गई थी, जिसमें आगे चलकर BHU के रूप में मदन मोहन मालवीय इसको डेवलप करते हैं। अगला है, देखिए आप, गदर लाला हरदयाल, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, ये मालवीय के द्वारा नहीं है, पहला सही है, दूसरा गलत है। हिंदू महासभा बिल्कुल सही है, हिंदू महासभा इनके द्वारा है। चौथा देखते हैं, तो नहीं, चौथा एक गलत है, चौथा इनके द्वारा नहीं, ये शिव दयाल शर्मा एक थे, शिव दयाल शर्मा, इनके द्वारा स्थापित किया गया था, और ये किया गया था हरिद्वार में। ये रूढ़िवादी हिंदू शिक्षित वर्ग का एक संस्था था, जो रूढ़िवादी थे, और ये कोई भी सुधार नहीं चाहते थे, उसका विरोध करते थे। तो आंसर हो जाएगा 1 और 3, ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी घटना जो है वो जॉन लॉरेंस के समय हुआ है? तो देखिए, ऑप्शन है उड़ीसा में अकाल, और उसके बाद ऑप्शन है भूटान में युद्ध, और फिर है भारत यूरोप के बीच टेलीग्राफ लाइन शुरू, या फिर अंबाला से दिल्ली तक रेल लाइन का निर्माण। ये बात इसमें किया गया है। तो देखिए, इससे संबंधित है, तो ये जो है वो सारा का सारा काम इसी के टाइम में हुआ है, ये हमें याद रखना चाहिए। ये सारा का सारा जो काम है वो इसी के समय पे हुआ है, इसीलिए आंसर जो है वो पूरा का पूरा हो जाएगा, सभी आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में अकाल आता है 1866 में। पहले इसका टाइमिंग देखते हैं, जॉन लॉरेंस का जो टाइमिंग है वो है इसका टाइमिंग है 1865 से लेकर के 69 तक का है। तो देखिए, उड़ीसा में जो अकाल आता है वो 1866 में आता है, भूटान जो युद्ध होता है वो 1865 में होता है, और भारत यूरोप के बीच टेलीग्राफ लाइन जो बिछाई गई थी वो 1865 में बिछाया गया था, और अंबाला से दिल्ली तक का जो लाइन का निर्माण हुआ था वो 1869 में हुआ था। इसलिए सारा का सारा इसमें हो जाएगा इसका सही आंसर सबका सब हो जाएगा। इस तरह से हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया,
और जो बीपीएससी का पैटर्न अभी चेंज हुआ है उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल वन लाइनर और कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं इस तरीके से ऑप्शन के साथ। और यूपीएससी का पैटर्न तो बिल्कुल यही है ही। तो सभी एग्जाम्स में एक काफ़ी आपको फ़ायदा करेंगे और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बार बार देखिए ताकि आप हैबिचुअल हो जाएं और ये सब क्वेश्चन लगे कि आप कई बार इसको प्रैक्टिस कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।